ये कहानी है एक ऐसे लड़की की जो हमारे आर्ट में रहता था, बट एक दिन उसे गुंडों ने एक ट्रक में किडनैप कर लिया था। भागने की कोशिश किया तो पागल गुंडों ने गोली चलाने लगा और इससे ऑयल टैंक में आग लग गई और पूरा ट्रक ही ब्लास्ट हो गया और खत्म हुई हमारी हीरो की कहानी। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। नो ना नक्को, हमारा हीरो का नया जन्म होता है किसी दूसरे वर्ल्ड में और हर किसी स्टोरी की तरह हमारी हीरो गरीब नहीं था। उसने जन्म लिया पैरेलल यूनिवर्स के अंबानी के घर। इनके पास इतना पैसा था कि जब हमारे जॉनी बाहर जाता उसे बस्ते में पैसा दिया जाता था और इसीलिए कुछ ही दिनों के अंदर उसे 90 बार किडनैप कर लिया गया और 30 बार तो मारते मारते बचा। एक बार तो डीमन स्लेयर के तांजिरो ने जॉनी को अपना बहन सोच के किडनैप कर लिया था, बट दादाजी के पैसे ने जॉनी को हर बार बचा लिया। फिर मल्टीवर्स के हीरो के दादाजी बम्बानी ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एंड मार्शल आर्ट सिखाने के लिए शांति के नींद सेक्ट पर भेज दिया और किंगडम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर ने बम्बानी के फैमिली से इन्वेस्टमेंट उठाया था, बट एक रियलिटी शो में एक गाली ने उसका पूरा बिजनेस तबाह कर दिया। अभी कर्जा चुकाने के लिए वो मास्टर जॉनी का टीचर बन गया। तो चलिए जानते हैं हमारे हीरो की कहानी, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठी, और इसमें मेरे को भी काफी ज्यादा मजा आया है और आपको भी बहुत ज्यादा ही मजा आने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है जब जॉनी उसके मास्टर और बाकी के डिसाइपल्स के साथ मिलने के लिए आता है। तभी जॉनी मास्टर के बाकी के 2 डिसाइपल्स को देखता है जिनमें से एक लड़की थी और इनका नाम है बाइलिंग, जो कि बाई फैमिली से है और इसे मार्शल आर्ट के जीनियस कहा जाता है। वो बस 17 साल की उम्र में मार्शल जनरल बन चुके हैं, वो भी 4th लेवल का। उसके साथ पीछे और दोस्तों इस लड़के को देखकर कौन सी एनिमे की नाम तुम्हें याद आ रहा है नीचे कमेंट करो। और इनका नाम है सिनियर सनी और ये 1 नंबर का सिम्प है। बाकी हमारे हीरो बहुत ही ज्यादा ही डिप्रेस रहता है क्योंकि बचपन से उसे कहा जाता है उसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है, बट पैसा, रुतबा और कनेक्शन वो बहुत ही ज्यादा ही हाई लेवल का है। तभी दिखाया जाता है उनका मास्टर हाथ में मार्शल एनर्जी को एक्टिव करता है जो कि काफी ज्यादा ही अमेजिंग था और वो कहता है सभी चीज के अंदर कुछ न कुछ एनर्जी होते हैं और मार्शल आर्ट के कल्टिवेशन के द्वारा वो एनर्जी को तुम्हारे बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी बनाकर कल्टिवेट करा जाता है, बट तुमने कल्टिवेट करने का जो बेस्ट उम्र होती है उसे पार कर दिया है। बट तुम्हें बोला गया था कि मेडिसिन बात लेने के लिए और तुमने वो 3 महीने तक लिया है। ऑफकोर्स जॉनी अमीर फैमिली का बच्चा है, पैसे की कमी थोड़ी होगी, बट फिर भी तुम्हारा एनर्जी अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है, तो मेरे पास बस अब यही रास्ता है। और टीचर बाकी के दोनों डिसेबल को कहता है तुम दोनों भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिव करो और अपने ब्रदर को उसके एनर्जी को फोकस करने में और स्टेबिलाईज करने में मदद करो। उसके बाद मास्टर जॉनी को बुलाता है और उसे पोजीशन में खड़े होने के लिए कहता है, तो जॉनी वहाँ पर खड़ा हो जाता है जबकि टीचर और बाकी के दोनों डिसेबल उसके सामने। अब वो तीनों मिलकर स्पिरिचुअल एनर्जी को बाहर निकल के रखेंगे जो कि जॉनी को इसे एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। सनी कहता है मास्टर देखने में लग रहा है जॉनी तो इस टेस्ट में फेल हो जाएगा, वो पहली बार स्पिरिचुअल एनर्जी को किसी भी हालत में एक्टिव नहीं कर सकता। भाई टीचर कहता है उसे डिस्टर्ब मत करो, तुम चुप कर जाओ। और तभी दिखाया जाता है जॉनी के अंदर से बहुत ही खतरनाक लेवल के स्पिरिचुअल ऑरा बाहर रिलीज होता है और इसे देखने के बाद सैरी का तो हालत खराब हो जाता है और वो मन में सोचता है क्या इसने इतना जल्दी स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस कर लिया। भाई हमारा जॉनी वो तो पूरी तरीके से ध्यान में मगन था और उसे लगता है कि उसका बॉडी से उसका आत्मा बाहर निकल चुका है और फिर वो महसूस करता है अब मैं अपनी बॉडी के अंदर कैसे जाऊंगा। फिर कुछ टाइम के बाद दिखाया जाता है जॉनी अपनी आंख को खोल देता है और वो कहता है मेरे को दिखाई दे रहा है आसपास बहुत सारे छोटे छोटे बत्तियां जल रही है। टीचर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और वो कहता है क्या तुम देख पा रहे हो तुम्हारे आसपास बहुत सारे छोटे छोटे बत्तियां जल रही है। जॉनी हाँ में जवाब देता है और वो पूछता है क्या इसे ही स्पिरिचुअल एनर्जी कहा जाता है। भाई टीचर मन में सोचता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, बस 10 मिनटों के अंदर इसने स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिव कर लिया और वो आसानी से स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस भी कर सकता है, बट मेरे को तो ये करने में 7 दिन लग गया था और मेरे को अपने टाइम का जीनियस कहा जाता था। लगता है इस लड़के के अंदर कुछ न कुछ तो बात है, मेरे को अब इसे और थोड़ा पुश करना पड़ेगा। और वो जॉनी के पास आते हुए कहता है बुरा नहीं है बट तुम्हें फिर भी बहुत ज्यादा टाइम लग गया, तुम्हारे मास्टर को इससे भी कम टाइम लगा था। भाई जॉनी पूरी तरीके से हक्का वक्का हो जाता है और टीचर मन में सोचता है इसका मैं ज्यादा तारीफ नहीं कर सकता, नहीं तो ये बहुत ज्यादा एरोगेंट बन जाएगा। भाई पीछे उनका दोनों डिसाइपल का तो हालत खराब हो चुका था। वो लोग मन में सोच रहे थे क्या 10 मिनट के अंदर इसने स्पिरिचुअल एनर्जी को देख लिया और आप कह रहे हैं इसके पास एवरेज टैलेंट है। भाई जॉनी कहता है तो आप कहना चाहते हैं मेरा टैलेंट अच्छा नहीं है, मैं किसी काम का नहीं हूँ। भाई टीचर कहता है स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस करना ये तो पहला कदम
काम है। अब तुम्हारे अंदर अगर अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो फिर तुम उस एनर्जी को अपने अंदर डाल नहीं पाओगे, फिर ये पूरा कहानी ही यूजलेस है। चलो मैं अब हमारे सेक्टर के पहले मार्शल आर्ट जिसका नाम है फ्री रोमिंग फॉर्मूला ये देने वाला हूँ। और टीचर अपने हाथों के अंदर एक अजीब सा स्पेल कास्ट करता है और उसे वो जॉनी के सीनों में डाल देता है और कहता है ये एक फॉर्मूला है, इसके मदद से तुम बाहर के एनर्जी को अपने अंदर बहुत ही आसानी से डाल सकते हो, बट तुम्हारा बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर है तो ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी गलती से भी अंदर मत डाल लेना। जब तुम अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से अपने बॉडी को पूरी तरीके से रिफाइन कर लोगे तो फिर तुम्हारे मेरिडियन काफी ज्यादा ही एनहेंस हो जाएगा और उसी के बाद तुम असली के मार्शल आर्टिस्ट बन पाओगे। जॉनी पूछता है मास्टर मेरे को ये सब करने में कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा? अब मास्टर मन में सोचता है नॉर्मली तो 1 साल लग जाता है, बट तुम्हारा जो टैलेंट लगता है इसके हिसाब से, और वो कहता है तुम्हें 1 महीना लग जाएगा मेरिडियन को रिफाइन करने में। भाई वो दोनों डिसिपल फिर से शौक हो जाते हैं और वो लोग सोचते हैं क्या 1 महीने के अंदर ये मेरिडियन को रिफाइन कर लेगा? क्या यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है? भाई जॉनी कहता है मैं पूरी तरीके से किसी काम का नहीं हूँ, मेरे को 1 महीना लग जाएगा बस मेरिडियन को रिफाइन करने के लिए। मेरे को जल्दी से जल्दी अपने आप को और ज्यादा ताकतवर बनाना पड़ेगा, अपने ऊपर और ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा जिससे कि मैं बाकी के लोगों की तरह जल्दी से जल्दी ताकतवर बन सकूं और उनके लेवल तक पहुंच सकूं। मेरी टीचर कहता है नहीं तुम्हें अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे से थोड़ा सा कम टैलेंटेड हो, तुम अभी के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का कोशिश करो। भाई दिखाया जाता है जॉनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है। उसके आसपास से काफी ज्यादा ही स्पिरिचुअल एनर्जी बह रहा था और इस लेवल को देखने के बाद टीचर के साथ साथ बाकी के दोनों डिसिपल भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। तभी दिखाया जाता है एक पिंक कलर का स्पिरिचुअल एनर्जी जॉनी के फोरहेड के अंदर चला जाता है। जॉनी को वहाँ पर काफी ज्यादा ही दिक्कत आ रहा था अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखने में। फिर कुछ ही टाइम के बाद जॉनी अपने मुंह के अंदर से एक हाथ निकलता है और इसे देखने के बाद तो वो तीनों के तीनों पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। भाई दिखाया जाता है सनी का सीन, वो जोर से चीखते हुए कहता है क्या यहाँ पर मजाक चल रहा है? तुम इतना जल्दी जल्दी स्पिरिचुअल एनर्जी को किस तरीके से रिफाइन कर सकते हो, वो भी अपने बॉडी के अंदर? भाई दिखाया जाता है जॉनी के सीने के मिडिल में एक ऑरा बॉल बन रहा था और ये हुआ था 7 दिनों के बाद, अर्थात वो 7 दिनों तक लगातार कल्टीवेट करता ही जा रहा था। भाई सनी अपने गालों में थप्पड़ मारते हुए अपने आप को कंट्रोल कर रहा था क्योंकि उसे भी ये करने में 1.5 से 2 साल लग गया था। भाई टीचर मन में सोचता है अगर इसी तरीके से चलता रहा तो बहुत ही जल्द ये जॉनी मेरे पावर को भी सरपास कर जाएगा। और तभी दरवाजा खुलता है और एक बुढ़ा सा आदमी अंदर आते हुए कहता है चीफ बहुत ही ज्यादा ही खराब न्यूज है, कैबिनेट से उत्तर की तरफ बहुत ज्यादा ही हंगामा खड़ा हो चुका है और सारे गार्ड्स को वहाँ पर भेज दिया गया है। भाई इनका टीचर, वैसे इनका टीचर का नाम है बेंगिस जान। बेंगिस गुस्से के साथ कहता है उत्तर की तरफ से मतलब डायो एम्पायर फिर से, और टीचर बेंगिस सनी को ऑर्डर देता है जॉनी का ख्याल रखना और उसे प्रैक्टिस में गाइड करना। उसका फाउंडेशन काफी ज्यादा वीक है तो जल्दी और हड़बड़ी करने से उसे रोकना, और पास आते हुए कहता है और उसे कोई भी कॉम्प्लीमेंट मत करना। कुछ टाइम के बाद दिखाया जाता है सनी दीवार पर ठेस देते हुए बैठा हुआ था जबकि लिंक कल्टीवेट करने के लिए बैठ गई थी। सनी कहता है टीचर ने हमें जॉनी के कॉम्प्लीमेंट करने से क्यों मना कर दी? ओ शायद से टीचर की भी काफी ज्यादा जली होगी और इसी के कारण से वो चाहते हैं हम दोनों मिलकर जॉनी को सप्रेस करें, बट हम लोग मास्टर के बहुत ही अच्छे डिसिपल हैं और इसी के कारण से उन्होंने हमें ये चांस दिया है। और वो दौड़ते हुए जॉनी के पास जाता है। जॉनी के बॉडी से जो स्पिरिचुअल एनर्जी अंदर की तरफ एब्सॉर्ब हो रहा था इसे देखकर तो सनी का भी हालत खराब हो जाता है और वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। और ऐसे ही 11 दिन बीत जाते हैं। सनी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और वो मन में सोचता है क्या 11 दिनों तक कोई लगातार कल्टीवेट कैसे कर सकता है? और वो लिंक को बुलाने के लिए जाता है। भाई दिखाया जाता है लिंक कल्टीवेट कर रहा था और उसके साइड में एक बोर्ड पर उसने लिख रखा था कि लिंक अभी ऑफलाइन में है। भाई पूरे घर के अंदर सनी अकेला था जो कि अपने सेंस में था और वो कहता है तुम दोनों कब अपने कल्टीवेशन से उठोगे, मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ। अब ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं। दिखाया जाता है सनी पूरी तरीके से पत्थर बन गया था और उसके बॉडी में मकड़ी के जाले भी बुन चुके थे। और दिखाया जाता है सनी जोर जोर से चीख रहा था और वो कहता है मास्टर आप इस तरीके से बायस्ड कैसे हो सकते हैं? आप तो स्टैचू के सामने एक जिंदा इंसान को किस तरीके से छोड़ सकते हैं, वो भी 39 डेज तक? मतलब अभी 39 डेज बीत चुका है। और तभी सनी के गले के पास एक शॉट पहुंचता है और दिखाया जाता है लिंक उठ गई थी और वो तलवार से उसे चुप करा रहा था और लिंक कहती है तुम चुप कर जाओ, अभी ये लड़का उठने वाला है। और दिखाया जाता है जॉनी सच में अपनी आंख धीरे धीरे खुल रहा था। अब अपने हाथ को जब देखता है उसके हाथ से स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो हो रहा था, उसके साथ साथ उसके बॉडी के हर तरफ से स्पिरिचुअल एनर्जी बह रहा था। वो मन में सोचता है कि यही मार्शल आर्टिस्ट का पावर है। और स्पिरिचुअल एनर्जी को देखने के बाद तो सनी पूरी तरीके से सदमे में चला गया था और वो जॉनी के पास आते हुए मुझसे पूछता है कि तुम्हें अपनी बॉडी पर कहीं पर दर्द हो रहा है? जॉनी कहता है हाँ थोड़ा सा दर्द हो रहा है, बट थोड़ा सा। भाई सनी उसके उंगली को देख रहा था और वो उसके हाथ को पकड़कर
कर उसे उठाकर कहता है, तुम अगर एक मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो तुम्हें अपनी बॉडी को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा और 100 दिनों तक अपनी बॉडी को कल्टीवेट करना पड़ेगा। इसके बिना तो तुम्हें दर्द तो होगा ही। भाई जॉनी कहता है, हाँ मेरा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज्यादा कमजोर है, आपसे मैं अपने कल्टीवेशन के जर्नी को 2 गुना तक बढ़ा दूंगा और भी ज्यादा कल्टीवेट करूंगा, जिससे कि मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के पास पहुंच सकूं। भाई सानी तो घबरा जाता है और वो मन में सोचता है, ये लड़का करना क्या चाहता है, ये पहले से ये मॉन्स्टर का बच्चा है। तभी जॉनी साइड में लिंक को देखता है। लिंक अपनी तलवार पर एनर्जी को चार्ज करते हुए कह रही थी, अब तुम दोनों शांत हो जाओ, अब हम तीनों लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाने वाले हैं। भाई सानी कुछ सोचकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और दिखाया जाता है दरवाजा खुल जाता है और कुछ ऐसा पावर निकलता है जिससे कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े धमाके हो रहे थे, हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। दिखाया जाता है फ्लाइंग शॉट के ऊपर बैठकर वो तीनों निकल जाते हैं। वो लोग बहुत ही तेजी के साथ सामने की तरफ जा रहे थे। जॉनी कहता है, ये बहुत ही ज्यादा तेज है। तभी सानी पीछे घूमते हुए कहता है, नहीं ये तेज नहीं है, तुम्हारा बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर है, इसके कारण से तुम्हें ये तेज लग रहा है। तो जॉनी कहता है, आपका हालत भी खराब लग रहा है। भाई सानी कहता है, नहीं ये एक कल्टीवेशन करने का तरीका है, तुम नहीं समझोगे, और चलो मैं तुम्हें आसपास के बारे में बता देता हूँ। वैसे ऐसी मौका तुम्हें हर दिन मिलने नहीं वाला। और एक पहाड़ी के मिडिल से वो लोग चले जाते हैं और सनी कहता है, हम लोग अभी के अभी हार्ड फील्ड के अंदर से निकले हैं, यहाँ पर बैम्बूस के ऊपर छोटे छोटे पत्ते से मेडिसिन बनाया जाता है। भाई जॉनी सब कुछ नोट कर रहा था अपने डायरी में। फिर एक बिल्डिंग को पार करता है और ये था लॉ एंड इन्फोर्समेंट हॉल। उसके बाद 3 पहाड़ी, पहला पहाड़ एल्डर्स जाओ टोंगखाई का, सेकेंड एल्डर्स जाओ जेंसी एंड थर्ड एल्डर सांग लैंगजी। और ये तीनों ही आपस में काफी अच्छे दोस्त हैं और वो लोग हमेशा ही पासा खेलते रहते हैं। तभी जॉनी पूछता है, बट पासा खेलने के लिए तो 4 बंदे चाहिए। तभी सनी समझाता है, हाँ 4th प्लेयर जो है ना वो हमारे मास्टर है। और ऐसे ही वो लोग पहाड़ी को पार करते हुए एक जंगल में आकर पहुंचते हैं और सनी कहता है, मैं एक बॉडी कल्टिवेटर हूँ और यहाँ पर आकर मैं जंगली जीवों के साथ प्रैक्टिस करता हूँ। भाई कुछ टाइम पहले सनी के पीछे एक बहुत ही खतरनाक सा मॉन्स्टर हिप्पो आने लगा था और वो बहुत ही मुश्किल से बचकर यहाँ पर पहुंचा है। जॉनी कहता है, आप तो कमाल के हैं। और ऐसे ही वो लोग एक जगह पर आकर पहुंचते हैं। सनी कहता है, ठीक है फिर अच्छी तरीके से रेस्ट कर लेना और कल हम लोग फिर से निकलने वाले हैं। तो जॉनी का तो हालत खराब हो गया था और वो घर के अंदर चला जाता है। भाई सनी लिंक की तरफ देखते हुए सोचता है, अब हम दोनों ही अकेले रह चुके हैं। लिंक सनी से पूछता है, क्या मैं देखने में अच्छी लग रही हूँ? और सनी का तो हालत खराब हो जाता है और वो जोर से कहता है, हाँ बहुत ही ज्यादा ही खूबसूरत। अब दिखाया जाता है वहाँ पर एक बहुत ही ठंडी सी माहौल बन जाता है और उसके बाद सनी रोने लगता है और वो कहता है, मैंने बहुत ज्यादा गलती कर दी थी, प्लीज मेरे को माफ कर दो। और फिर पिटाई शुरू हो जाती है। भाई जॉनी मार्शल आर्ट के एक बुक को पढ़ते हुए मन में सोच रहा था, मेरे दोनों सीनियर के रिलेशन कितना ही ज्यादा अच्छा है। वो दोनों अभी बाहर प्रैक्टिस कर रहे हैं जबकि सनी का वहाँ पर धुलाई हो रहा था। भाई सुबह हो जाता है और घर के अंदर से जोर का एक चीख निकलता है। दिखाया जाता है हमारे हीरो का जेंडर चेंज हो गया था और वो कहता है, अब ये क्या चीज है? और उसका गला भी बहुत ज्यादा स्वीट हो गया था। और तभी दरवाजे में नॉक नॉक होता है और कोई कहता है, तो हम अंदर आ रहे हैं। भाई जॉनी जोर से चीखते हुए कहता है, नहीं रुक जाओ। और तभी वो दोनों अंदर आ जाते हैं और सामने कुछ देखकर पूरी तरीके से हक्का-बक्का रह जाते हैं। सनी का तो पसीना निकल जाता है और दिखाया जाता है पर्दे के पीछे से जॉनी अपने सिर को निकल रखा था और वो कहता है, सनी। और गले को सुनकर तो सनी का हालत खराब हो जाता है। जॉनी पूछता है, तुम्हारे शकल का क्या हुआ? वही सनी कहता है, नहीं मैं डीमन बीस्ट के साथ कल के रात को फाइट कर रहा था और इसके कारण से मेरे फेस में थोड़ा सा चोट लग गई है, बट आज तुम थोड़ा सा लड़की के जैसे लग रहे हो। क्या मैं तुम्हारा पल्स को चेक करूं? अगर गॉड भी यहाँ पर आ जाए ना तो भी मैं आज तुम्हारे पल्स को तो जरूर से चेक करूंगा। मेरी जॉनी जोर से चीखते हुए लिंक का नाम लेता है। मेरी लिंक कहता है, बट आज तुम्हारे पीछे उससे भी ज्यादा ताकतवर कोई शख्सियत है। मेरी सनी बहुत ही नर्वस के साथ पीछे घूमता है और लिंक बहुत ही मुस्कान के साथ सनी के सामने आता है और फिर चेहरे में जोर से एक चांटा लगाता है जिससे कि सनी घर के दीवार को तोड़कर बाहर जाकर गिरता है। जॉनी सनी से उसका हालत पूछता है और सनी अपने हाथ को बाहर निकालते हुए कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। भाई जॉनी लिंक से कहता है, अरे देखो उसका हालत खराब है, जल्दी से जल्दी उसे लेकर जाओ नहीं तो वो मर जाएगा। भाई लिंक बहुत ही सीरियसली कहता है, तुम मेरे को बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, अगर जल्दी से जल्दी नहीं कहे तो तुम दोनों को एक साथ में हॉस्पिटल ले जाऊंगी। भाई जॉनी उसे बोलना स्टार्ट करता है। कुछ टाइम के बाद वो दोनों ही जॉनी की बात को समझ पाता है कि इन सारी चीजों में उसका कोई भी हाथ नहीं था। भाई सनी अपने हाथ को टाइट करते हुए बोलता है, ये किस तरीके का मजाक है, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मेरे को बताओ तुम लास्ट नाइट ऐसी कौन सी बुक को पढ़ रहे थे? तो लिंक सनी के मुंह के अंदर एक रुमाल को डालकर उसे पीछे फेंक देता है और जॉनी के पल्स को चेक करने लगता है और वो कहती है कि तुम्हारा पल्स एकदम से ठीक है, बस तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी जा चुका है तो इसके कारण से उसे निकालना जरूरी है। अब इससे वो दोनों ही पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं और ताकत को बाहर
निकलने के लिए फाइट करना सबसे आसान तरीका होता है। भाई वो दोनों ही दरवाजे से बाहर जाने लगते हैं और सनी कहता है ठीक है पेट, मैं अपने भाई को हील करूंगा और तुम्हें इसमें ज्यादा दर्द भी नहीं होगा। मैं दिखाया जाता है वो दोनों आईना पर पहुंच जाते हैं और आमने सामने खड़े हो जाते हैं, जबकि जॉनी के पीठ में बहुत ही आधुनिक अस्त्र शस्त्र थे और सनी बड़ी घिसी पिटी स्पीयर और तलवार। सनी सीरियसली कहता है तो जॉनी सॉर्ड का कोई भी आंख नहीं होता, तो अगर कुछ भी हो जाए तो मेरे ऊपर ब्लेम मत डालना। मैं जॉनी कहता है तुम्हें नहीं पता पैसों का क्या पावर होता है, इससे जो वेपन खरीदा जा सकता है वो तुम्हारे औकात से भी काफी ज्यादा ही पावरफुल है। सनी तुम बस अभी एक डिसाइपल बने हो और तुम अभी से मेरे को इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। और ऐसे ही वो दोनों बकते रहते हैं। मैं दिखाया जाता है ऊपर एक टावर में लिंग खड़ी होकर सब कुछ देख रहा था और वो अपने पावर को रिलीज करते हुए कहता है तुम दोनों 1 घंटे से ऐसे ही बक रहे हो, अब फाइट को कब स्टार्ट करने वाले हो। भाई लिंग के पावर से वहाँ पर अर्थक्वेक आ जाता है और वो दोनों जंप करते रह जाते हैं। फिर सनी कहता है तो जॉनी तुम मेरे भाई हो तो मैं तुम्हें पहला अटैक करने का मौका देता हूँ। भाई जॉनी मन में सोचता है अब 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली मैं इसे टेस्ट कर पाऊंगा। भाई सनी मन में सोचता है ये जॉनी मेरे से घबरा क्यों नहीं रहा, ये तो बस 2 महीनों से बॉडी को कल्टीवेट कर रहा है और मेरे को तो कितने साल बीत गए। भाई दिखाया जाता है 3 महीने पहले जॉनी एक पेड़ के ऊपर बैठकर एक बुक को पढ़ रहा था और वो समझ पाता है स्पिरिचुअल एनर्जी को मैजिक की तरह परफॉर्म किया जा सकता है, वो भी मुद्रा को यूज कर मतलब वही हाथों का खेल। और वो ऐसे ही हाथों को इधर उधर मूव कर रहा था और उसे बार बार गलती हो रही थी और तभी उसका पावर एक्टिव हो जाता है। और इस पावर को देखने के बाद सनी का भी अंदर का रूह कांप उठता है और जॉनी अटैक कर देता है, बट उसमें रत्ती भर भी ताकत नहीं थी। फिर सनी उसके पास आकर जॉनी के सिर में हाथ रखकर कहता है तुम मेरे साथ मजाक कैसे कर सकते हो, तुम्हें अपने मौत का डर नहीं है। भाई जॉनी मन में सोचता है बट नारुतो में तो ऐसे ही हाथ को हिला हिला कर पावर निकाला जा रहा था, अब मेरे से क्यों नहीं हो रहा। और उसी के बाद सनी एक खराब हरकत करता है और इसी से डरकर जॉनी जोर से एक पंच करता है उसे रोकने के लिए, बट सनी को लगा था ये छोटा सा बच्चा 2 दिनों से मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस कर रहा है, इतना ही इसका पावर हो जाएगा। बट वो पंच बहुत ही ज्यादा ही खौफनाक था। उस पंच के साथ टकराने के बाद वहाँ पर एक खतरनाक सा धमाका होता है। भाई उस धुएं के अंदर से जॉनी आकर बाहर गिरता है और वो देख पाता है वो पूरी तरीके से रिकवर कर चुका है। भाई उस धुएं के अंदर से सनी कह रहा था कि तुम रिकवर कर चुके हो और दिखाया जाता है धुएं को बीच से फाड़ते हुए सनी बाहर आ रहा था और जॉनी कहता है मैंने तो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी तरीके से यूज भी नहीं किया बट फिर भी मैं ठीक हो गया। तो सनी थम्स अप करता है और कहता है देखा ना मैं तुम्हें पूरी तरीके से रिकवर कर दिया। जॉनी पूरी तरीके से एक्साइटेड होकर कहता है हाँ अब तो पूरी तरीके से अमेजिंग है। भाई दिखाया जाता है सनी का पीछे का साइड पूरी तरीके से छिल चुका था और सनी उसे गले में हाथ रखकर लेकर जा रहा था। जॉनी उससे पूछता है आसपास से कहीं पर जलने का बदबू क्यों आ रहा है, तो सनी कहता है वो पहाड़ी के पीछे से आ रहा है, मैं कल के दिन तुम्हें दिखा दूंगा। और फिर दिखाया जाता है जॉनी के पंच से वहाँ का पूरा एरिना ही तबाह हो चुका था, वहाँ पर एक बहुत बड़ा होल बन चुका था। भाई लिंक सोच रही थी मास्टर ने किस तरीके का मॉन्स्टर को अपने डिसाइपल बनाया है और फिर सीन शिफ्ट होता है जॉनी की तरफ। वो कल्टिवेट करता ही जा रहा था और जॉनी अपने अंदर का मेडिटेशन को तोड़ रहा था और उसे दोबारा से जुड़ रहा था, वो भी अपने कल्टिवेशन के द्वारा। फिर वो अपनी आंखों को खोलता है और वहाँ पर सनी भी पहुंच चुका था और वो कहता है मैं तुम्हें क्यूआई को किस तरीके से गैदर करा जाता है ये सिखाऊंगा। और वो अपने हाथों में क्यूआई को गैदर कर उसे पानी में छोड़ देता है और वहाँ पर एक खतरनाक सा धमाका होता है और फिर जॉनी की तरफ देखते हुए कहता है कि तुमने अच्छी तरीके से देखा, बट जॉनी तो अपने ही पावर को देख रहा था, तो इसी के कारण से वो उस पूरे अटैक को मिस कर दिया। अब सनी कहता है चलो फिर अब तुम्हारा बारी है, अपने क्यूआई को गैदर कर वहाँ पर मेरे को फेंक कर दिखाओ। भाई जॉनी अपने क्यूआई को गैदर करने का कोशिश करता है बट उससे नहीं हो पाता और सनी कहता है कल के दिन तो तुम्हारे बॉडी के अंदर काफी ज्यादा क्यूआई था, आज क्यों नहीं कर पा रहे। और मैं देख रहा हूँ तुम्हारे बॉडी के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी ऑलमोस्ट जा चुकी है, मेरे को सच्ची सच्ची बताओ तुम कितने दिनों से हमारे सेक्ट के फ्रीली रोमिंग फॉर्मूला को प्रैक्टिस कर रहे हो। जॉनी कहता है 100 दिन के आसपास हो चुका है। और उसी के बाद जॉनी कहता है हाँ 105 दिन हुआ है। अब सनी कहता है ओ अच्छा तो फिर तो तुम्हारे मेडिटेशन बन चुका है, तो तुम्हें अभी उसे रिफाइन करने की जरूरत है, इससे तुम स्पिरिचुअल एनर्जी को बहुत ही इजीली अपने बॉडी के अंदर फ्लो कर पाओगे। और हमें बताया जाता है कि एक बड़े से गुब्बारे के अंदर अगर पानी भर दिया जाए और उसे निकालने के लिए बस अगर एक छोटा सा पाइप रखा जाए तो फिर वो पाइप भी डैमेज हो सकता है और एक बार मेडिटेशन डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर तो तुम खत्म हो गए। तो अभी जल्दी से जल्दी मेडिटेशन को कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाओ। इससे जॉनी बहुत ज्यादा थक जाता है बट बाद में वो बैठ जाता है मेडिटेशन को रिफाइन करने के लिए। और सनी लिंक को कहता है
मेरे को मास्टर ने जो टास्क दिया है ये काफी ज्यादा ही कठिन है। लिंक, क्या तुम्हें पता है जॉनी नेक्स्ट पर कब जगेगा? मैं मेरे सारे काम को छोड़कर अब इस स्टैचू के सामने कैसे बैठा रहूं? और तभी दूर से कोई बंदा उन्हें देख रहा था और पलकों में उनके पास पहुंच जाता है और सनी से पूछता है, तुम कहाँ जाना चाहते हो? भाई सनी का तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और फिर दिखाया जाता है असल में उनका मास्टर नहीं बल्कि एल्डर गू था और वो चलते हुए नहीं बल्कि एक बाउल के ऊपर उड़ते हुए घूमता है, वो भी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करते हुए। वो दोनों ही एल्डर को ग्रीट करता है। एल्डर कहता है, लिंक, एक छोटा सा कंपटीशन है, तुम्हें यहाँ पर खड़े रहने की कोई भी जरूरत नहीं है, जाकर प्रैक्टिस करो और मैं इस सनी के साथ बात करना चाहता हूँ। भाई लिंक तो वहाँ से चली जाती है जबकि सनी वहाँ पर रह जाता है रोते हुए। फिर एल्डर उससे पूछता है, क्या तुम स्वीकार करते हो कि तुमने जो किया है वो बहुत ही ज्यादा ही गलत था? भाई सनी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो एल्डर की तरफ देखते हुए कहता है, मेरे को माफ कर दो एल्डर, मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ूंगा और वहाँ पर जाकर मैं 100 पेड़ काटकर उनके रूल्स बनाऊंगा। भाई एल्डर कहता है, क्या बस 100? कम से कम तुम्हें 500 बार तो करना ही पड़ेगा। तो सनी कहता है, बट मेरे टीचर ने तो कहा है इस जॉनी का देखभाल करने के लिए। एल्डर उसे बहुत ही क्रीपी सा लुक देता है जिसके कारण से सनी को वहाँ से जाना पड़ता है और वो कहता है, प्लीज तो फिर आप ही जॉनी का केयर रख लेना, और वहाँ से भाग जाता है। जबकि एल्डर मन में सोचता है, पिछले 7 दिनों से 300 लड़की ने कॉम्प्लेन किया है इस बेशरम लड़के के लिए, प्रैक्टिस वगैरह तो कुछ करता नहीं है, पूरा दिन बस इधर से उधर लड़की को ताड़ता रहता है। मैं बस विश करता हूँ कि यहाँ के सारे लोग लिंक की तरह ही बहुत ही ज्यादा सेंसिबल बन जाए। और फिर जॉनी का आंख खुलता है। एल्डर उससे पूछता है, तो क्या तुम्हारा हो गया? और जॉनी कहता है, हाँ हो तो गया है, पर मेरे को हमेशा लगता है मेरे कल्टीवेशन के साथ कुछ न कुछ तो पंगा जरूर से है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ही इजी था। एल्डर उसकी तरफ घूमते हुए कहता है, क्या इजी था? आजकल के दिन के छोटे बच्चे बहुत ही ज्यादा ही इम्पेशेंट है। मैंने अपना पूरा जीवन बिता दिया प्रैक्टिस करते हुए, तब जाकर मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। और वो जॉनी को कहता है, कल्टीवेशन इजी नहीं है और तुम्हें बहुत ही ऊंचा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, छोटे छोटे स्टेप लो और उसे पूरा करो, इससे तुम जल्दी जल्दी अपने मुकाम तक पहुंच जाओगे। भाई जॉनी कहता है कि मैंने आज पूरा दिन ही मेरिडियन को कल्टीवेट किया और मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैंने 12 रेगुलर मेरिडियन उसके साथ साथ 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिडियन को कल्टीवेट कर लिया है। जो सुनकर तो एल्डर को पूरी तरीके से हक्का वक्का कराया जाता है और वो मन में सोचता है, क्या सारे मेरिडियन? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बच्चा हूँ कि तुम मेरे सामने छोटी बात कह सकते हो? तुम्हारा इतना ज्यादा साहस कैसे हो गया? और उसके साथ एल्डर को अपने ऑरा को चार्ज करता है। भाई जॉनी खड़े होते हुए कहता है, नहीं मास्टर, मैं आपके सामने कैसे छोटी बात कह सकता हूँ, मैं गॉड का कसम खाता हूँ। तो गू कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें टेस्ट कर लेता हूँ। और दिखाया जाता है वो जिस बाउल के ऊपर बैठा था उसी बाउल के अंदर से एक डेंस डार्क ऑरा निकलता है और एल्डर ऑर्डर देता है, जाओ और इसके 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिडियन को चेक करो, टेस्ट लो इसका। और दिखाया जाता है एक बहुत ही खतरनाक सा लायन जॉनी की तरफ बढ़ता है और जॉनी को उसके अंदर समा लेता है। जॉनी को वहाँ पर सांस लेने में भी बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रहा था और वो बहुत ही ज्यादा जब स्ट्रगल कर रहा था, पीछे से एल्डर गू देखता है और वो समझ जाता है कि जॉनी की बॉडी के अंदर अभी तो थोड़ा सा इंजुरी है बट वो बहुत ही जल्द रिकवर कर जाएगा। तो जो सच यहाँ से निकल कर आया है कि इसने 8 मेरिडियन को एक्टिव कर लिया है, बट ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? लगता है वो जरूर से मेडिकल बात को बहुत ही अच्छी तरीके से लिया होगा। ठीक है अंदर चले आओ। उसके साथ वो पानी की तरह लिक्विड फिर से उस मटके के अंदर चला जाता है और जॉनी आकर नीचे गिरता है। टीचर कहता है, जॉनी तुम्हारे अंदर इतने सारे जो बदलाव आ रहे हैं और तुम्हें जो इतना ज्यादा मदद मिल रहा है कल्टीवेट करने में, ये सब के सब हुआ है मेडिकल बात के कारण, नहीं तो तुम अब भी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी देख नहीं पाते। तो तुम्हें जरूर से तुम्हारे दादाजी को धन्यवाद कहना चाहिए। मेरी जॉनी हाँ में जवाब देता है और टीचर मटके के ऊपर बैठकर वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए कहता है, आज तुम्हारे साथ मैंने जो किया इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। और वो बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। जबकि कुछ टाइम के बाद दिखाया जाता है जॉनी एक जंगल के बीचों बीच से चलते हुए आ रहा था। शाम की वक्त थी और वो मन में सोच रहा था, एल्डर गू का जो गुस्सा है वो थोड़ा सा मेरे दादाजी की तरह है, बट पता नहीं मेरा दादाजी अब कैसा है। वो हमेशा मेरे को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान रहते थे और तभी वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो साइड से एक आदमी को देख पाता है जो कि पेड़ के पीछे से उसे छुप के फॉलो कर रहा था और वो धीरे धीरे सामने आता है और आते हुए जॉनी का नाम लेता है और वो कहता है, चलो फिर फाइनली तुम मिल गए। और इसे देखकर तो जॉनी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो समझ रहा था ये साहब से और एक किडनैपर है, बट ये तो सनी था। और सनी उसके पास आते हुए कहता है, तुम्हें ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं थी, हमारे इस फ्रीली रोमिंग सेट के अंदर कोई भी एसेसिन तुम्हें नहीं मिलेगा, तो तुम बहुत ही आराम से रह सकते हो। वैसे मैंने तुम्हें कहा था कि आज तुम्हें पीछे वाले पहाड़ी को दिखाने के लिए ले जाऊंगा। जॉनी कहता है, बट तुम्हें तो एल्डर ने पहाड़ी के ऊपर जाकर रूल्स बनाने के लिए कहा था। और इससे सनी का दिल टूट जाता है और वो कहता है, अब कि तुम मेरे ऊपर डाउट करोगे, मैंने ऑलरेडी वो काम कंप्लीट कर लिया है। वैसे पेट्रोलमैन ने कहा है कि
पीछे वाली पहाड़ी के अंदर डीमन बीस्ट देखे गए हैं तो तुम मेरे साथ चलो, हम लोग भी देखेंगे। भाई जॉनी भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो लोग निकल जाते हैं सेक्ट के पीछे वाली पहाड़ी की तरफ। मैं दिखाया जाता है एक पंछी को जो कि आसमान में उड़ रहा था और वो जाकर किसी के कंधे में आकर बैठता है और वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो कि शायद से एसेसिन्स थे। और तभी उनमें से एक डीमन मास्क वाला आदमी कहता है, ओहो वो देखो जॉनी बम्बानी इसी तरफ आ रहा है, फाइनली तुम मिल गए। सभी के सभी लोग तैयार हो जाओ, आज तो हम लोग उसके सिर को काट कर ले जाएंगे। भाई दिखाया जाता है सनी और जॉनी पहाड़ी के बीच से चलते हुए जा रहा था। तभी जॉनी को कुछ फील होता है, वो पीछे की तरफ घूमता है और सनी से पूछता है कि तुमने अभी कुछ साउंड सुना, बट सनी मना कर देता है। और तभी उनके सामने से कोई चेज चलते हुए आ रहा था जो कि बहुत ही ज्यादा ही तेजी से मूव कर रहा था। तभी सनी नोटिस करता है ये तो लोएस्ट लेवल डीमन बीस्ट है, इसका नाम है फायर चिकन। मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये फायर चिकन का घोंसला होगा। तुम्हें पता है जॉनी, हम लोग हद से ज्यादा लकी हैं। वैसे भी फायर चिकन ज्यादा ताकतवर भी नहीं होते हैं, उसके साथ साथ खाने में बहुत ही ज्यादा डिलीशियस होते हैं। चलो मैं तुम्हारे लिए एक को पकड़ कर देता हूँ। और वो अपने हाथ में क्यूआई एनर्जी को गैदर करता है और वो मन में सोचता है मेरे को किसको चूज करना चाहिए। और वो आसपास देखता है और सनी ने देखा कि एक फायरबर्ड के दो बीबी आपस में झगड़ा कर रहा था और उसे बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रहा था। और सनी कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। और वो अपने क्यूआई एनर्जी को उसके दोनों बीबी के ऊपर छोड़ देता है और फिर उन दोनों को पकड़कर वहां से ले जाने लगता है। और इसी तरीके से सनी ने उस लड़के फायर मुर्गे को बचा लिया और सनी को कहा कि जल्दी से जल्दी जाओ और सूखे पत्तियां कलेक्ट करो। और फिर दिखाया जाता है वो दोनों आग लगाकर मस्त से खाने का बंदोबस्त कर लेते हैं और फिर वो अपने शैडो से खेलने लगे। और जॉनी बहुत ही ज्यादा खौफनाक शैडो बना रहा था जिसे देखकर तो कुछ टाइम के लिए सनी का भी पसीना छूट जाता है। और सनी कहता है बट ये तो लास्ट पीस था और कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें नेक्स्ट डे और एक पकड़ कर दूंगा, ठीक है ना, ज्यादा गुस्सा मत करो। और इसी तरीके से जब वो लोग बात कर ही रहे थे पीछे से दिखाया जाता है भाई एसेसिन उन लोगों को पत्तियों के बीच से देख रहा था और वो लोग सही टाइम का इंतजार कर रहा था। और तभी उनका टाइम हो जाता है और वो लोग हैरी और सनी के ऊपर हमला बोल देता है। और सनी का क्यूआई एनर्जी बहुत ही ज्यादा था, इसके कारण से वो बहुत ही पहले इस अटैक को सेंस कर लेता है और वो पीछे घूमते हुए सोचता है अब यहाँ पर इविल एनर्जी कहाँ से आएगा, ये जरूर से कोई ना कोई वहम होगा। और जब वो पीछे घूमता ही है दिखाया जाता है उसके आंखों के पास एक नीडल पहुंच जाता है और वो जल्दी से अपने क्यूआई सेल्ट को एक्टिव कर देता है। बट दिखाया जाता है उसका एक आंख फूट गया था। वो पीछे जॉनी को कहता है जल्दी से जल्दी तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं इन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ। और पीछे दिखाया जाता है जॉनी के गले के पास और दिल के पास दो नीडल आर पार हो चुका था। और इसे देखने के बाद तो सनी का पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो जोर से जॉनी चीखते हुए पीछे की तरफ आता है जबकि जॉनी नीचे गिर जाता है। और वो डेविल कल्टिवेटेड बहुत ही ज्यादा ही मुस्कुरा रहा था और वो कहता है हम लोगों ने बहुत ही इजीली इस लड़के को खत्म कर दिया तो हमारा टारगेट पूरा हुआ। भाई सनी बहुत ही ज्यादा गुस्सा था और वो कहता है मैं तुम सबके सबको खत्म कर दूंगा, तुम लोग मेरे बदले के आग में जलने के लिए तैयार हो जाओ। और सनी जोर जोर से चीख रहा था। वो अपने तलवार को निकालता है और उस डेविल मास्क वाले आदमी के ऊपर हमला बोल देता है। दिखाया जाता है उसके तलवार के अटैक से उस मास्क वाले आदमी का खून निकल जाता है। और तभी पीछे से और एक बंदा आता है अपनी क्यूआई एनर्जी को चार्ज करते हुए और वो पीछे से आकर सनी के ऊपर अटैक करता है। इससे सनी को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है बट वो कुछ और कर पाता। साइड से और एक बंदा आता है और अपने तलवार से एक स्लैश करता है और बहुत ही क्लोज रेंज से सनी वहां पर बच जाता है। सनी वहां पर बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था बट अपने तलवार को भी चला रहा था। और तभी दिखाया जाता है जमीन के नीचे से कुछ ऑरा निकलता है और वहां से एक आदमी निकलकर सीधा सनी के ऊपर अटैक करता है और वो सनी को जोर से पकड़ लेता है। वही पीछे दिखाया जाता है जॉनी अभी भी जिंदा था और वो दर्द से खतरा रहा था और एक बहुत ही ताकतवर डीमन कल्टिवेटेड वहां पर आकर पहुंचता है और वो सीधा आकर सनी के ऊपर हमला कर रहा था। जबकि बाकी के दो एसेसिन जो कि सनी को अभी तक पकड़ के रखा था उसे छोड़कर साइड में निकल जाता है जबकि उसका पैर अभी भी क्यूआई एनर्जी के द्वारा वहीं पर रोक लिया गया था। दिखाया जाता है वो डीमन कल्टिवेटर का हाथ आकर सनी के सिर के साथ टकराता है और वो कल्टिवेटर कहता है चलो तो मैं फाइनली तुम्हें पकड़ लिया, अब मर जाओ। उसके साथ एक बहुत ही ताकतवर एनर्जी ब्लास्ट करता है और वो एनर्जी जमीन में टकराने के बाद वहां पर एक खतरनाक सा धमाका होता है और वहां पर थोड़ा सा गड्ढा भी बन चुका था। अब उसे लगता है उसने सनी को पूरी तरीके से जलाकर गायब कर दिया है बट ऐसा नहीं था। सनी उसके पीछे पहुंच जाता है। वो उस अटैक को अपनी स्पीड के साथ डॉज कर लिया था और वो साइड में आकर उसके ऊपर एक खतरनाक सा ब्लो करता है और अभी सनी को दोबारा से एक शॉक मिलता है। दिखाया जाता है वो डीमन कल्टिवेटर धीरे धीरे हंस रहा था और उस
उसके पीछे से एक बहुत ही खतरनाक सा एनर्जी बाहर रिलीज हो रहा था। बोलते हुए कहता है इंसान, बट उसके मुंह पर जो चार्म लगाया गया था वो निकल जाता है, इसके कारण से वो खत्म हो जाता है। भाई पीछे से बाकी के दो एसेसिन आपस में बात कर रहे थे और एक कहता है जल्दी से जल्दी हमें इसे कंप्लीट करना पड़ेगा, हम लोग इसे एक्सपोज नहीं कर सकते। और वो एसेसिन को ऑर्डर देता है जल्दी से जल्दी जाओ और उस जॉनी को खत्म करो, हम सभी मिलकर इस लड़के को संभाल लेंगे। मैं दिखाया जाता है सनी के ऊपर हर तरफ से हमला होता है, जबकि पीछे एक एसेसिन जॉनी के ऊपर हमला करता है और तभी दिखाया जाता है उस एसेसिन के ऊपर कोई हमला करता है और ये और कोई नहीं बल्कि सनी था। वो सीधा जॉनी के सामने आकर खड़ा हो जाता है, बट वो एसेसिन बाई बार रुकता नहीं है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। और दिखाया जाता है वो एसेसिन तो असली अटैक करने ही नहीं वाला था, असली अटैक तो करने वाला था वो मास्क वाला एसेसिन ने। वो अपने हाथ के ऊपर ऑरा चार्ज करते हुए सीधा हमला बोल देता है, फ्रीजिंग चार्म, और ये एक बहुत ही खतरनाक सा अटैक था। दिखाया जाता है सनी सीधा सीधा हिट हो जाता है और वो बहुत ही दूर जाकर गिरता है। जब वो गिरा ही था उसके ऊपर और भी बहुत सारे अटैक हो जाते हैं और फिर वो एसेसिन पीछे पहुंच जाता है। वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक सा धमाका होता है, बट फिर भी सनी उठकर खड़ा होता है। अब इसे देखकर तो वो एसेसिन पूरी तरीके से हक्का बक्का हो जाता है। वो मन में सोचता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, बट सनी का दूसरा आंख भी अब खुल गया था और वो सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है और वो एसेसिन भी उसके ऊपर अटैक करता है और उन दोनों का पंच एक दूसरे के फेस पर टकराता है और वो दोनों ही एक दूसरे से पीछे चला आता है, जबकि सनी के मुंह से खून निकल जाता है। अब वो तीनों एसेसिन एक साथ आ चुके थे और अब दिखाया जाता है सनी अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता और वो नीचे गिर जाता है, जबकि वो दोनों एसेसिन हमला करने के लिए बढ़ गए थे और वो भी जॉनी के ऊपर। सनी जोर से चीखते हुए कहता है जॉनी वहाँ से हट जाओ, ये क्या हो रहा है, क्या ही अंत है, मैं तब भी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था और अब भी क्या वैसा ही होने वाला है। और दिखाया जाता है सनी के पिता माता का बॉडीज उन लोगों के ऊपर हमला हो गया था और अब हमें दिखाया जाता है 10 साल पहले ड्रैगन किंगडम के एक छोटी सी विलेज का सीन, जहाँ पर एक लड़का दरवाजे से बाहर आ जाता है और वो पीछे घूमते हुए कहता है मैं तुम्हारे स्किल को प्रैक्टिस नहीं करूंगा, ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और हमें बताया जाता है ये है 7 साल का सनी। तभी उसका पिताजी आता है और कहता है तुम कमीने बच्चे, हमारे मार्शल आर्ट पूरे देश के अंदर फेमस है और इसे हमारी पीढ़ियां भर पीढ़ियां प्रैक्टिस करता चला आ रहा है और तुम उसे कमजोर कह रहे हो। भाई सनी तब भी बहुत ही ज्यादा बिच्छू था और वो अपने पिताजी की बात नहीं सुनता और वो बोलता है मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ और वो वहाँ से भाग जाता है। और तभी दरवाजे से 2 बंदे एंट्री लेता है और वो अंदर आते ही कहती है बहुत ही ज्यादा बुरी न्यूज है, पिछले दिन हमारे विलेज के अंदर कुछ लोग आए हैं और उनके पास ये फैमिली सिंबल है। और फैमिली सिंबल को देखने के बाद सनी का पिताजी पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं और वो कहता है क्या ये तो झू फैमिली का सिंबल है, क्या वो लोग आए हैं हम लोगों को खत्म करने के लिए। भाई सनी का मॉम कहता है हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा और कहीं पर जाकर छुपना पड़ेगा। भाई पिताजी कहता है बट सनी तो अभी अभी बाहर चला गया और वो लोग बस बात ही कर रहे थे। दिखाया जाता है वहाँ पर बहुत सारे एसेसिन पहुंच जाते हैं। सनी का डैड कहता है जल्दी से जल्दी बच्चों को लेकर घर के अंदर चले जाओ, मैं इन्हें देखता हूँ। और वहाँ पर एक कमेंटर आया था और वो कहता है क्या तुम मेरे आदेश के बिना इन लोगों को घर में भेजना चाहते हो, मेरे को बस झू के मार्शल आर्ट चाहिए, मेरे को जल्दी से जल्दी वो दे दो। भाई कुछ टाइम के बाद दिखाया जाता है सनी के पिताजी ने उस कैप्टन को अच्छी तरीके से धो डाला था और कैप्टन मन में सोचता है क्या यही है इनके झू फैमिली के मार्शल आर्ट का ताकत, ये तो काफी ज्यादा ही भयानक है। भाई सनी का पिताजी सोच रहा था ये तो काफी अच्छी बात है कि उन लोगों ने बस ये कुछ कमजोर सी लोगों को भेजे थे। और दिखाया जाता है उनके पीछे एक पोर्टल बनने लगता है और वहाँ से कोई बाहर आते हुए कहता है मैंने सुना है झू फैमिली का जो मास्टर है वो काफी ज्यादा ही ताकतवर है और आज तो मैंने देख भी लिया। और दिखाया जाता है सनी का पिता पूरी तरीके से अंदर से हिल चुका था। वो ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है ये ट्रिमेंडस एनर्जी, ये कौन है। और वो बाहर आता है अपनी तलवार को बाहर निकलते हुए और उसी के साथ आसपास के तलवार की एनर्जी अचानक से उसके अंदर जाने लगता है और वो कहता है मेरे मास्टर के जो लॉयल कुत्ते नहीं होते उनको सजा देने के लिए मेरे को भेजा जाता है। मैं हूँ स्पिरिट ऑफ डीमन सॉर्ड। और उसका तलवार का बस एक ही स्लैश के साथ सनी का पूरा घर 2 टुकड़ों में बट गया था और इतना खतरनाक सा प्रेशर हर जगह से फील करा जा सकता था। कुछ टाइम के बाद जब सनी वहाँ पर पहुँचता है वो जोर जोर से चीखता है मम्मी पापा। और दिखाया जाता है उसका पिताजी कहता है सनी यहाँ से भाग जाओ। डीमन सॉर्ड ने सनी के पिताजी के बॉडी में 3-4 तलवार घुसर डाले थे, जबकि उसका भी एक हाथ काट दिया गया था। डीमन सॉर्ड कहता है तो ये है तुम्हारा बड़ा बेटा, एकदम से सही वक्त पर आया है, अब मैं इसके बॉडी को ही छीन लूंगा। और वो सीधा सनी के ऊपर हमला कर देता है और हमें बताया जाता है कि ये कोई डीमन नहीं था बल्कि डीमन सॉर्ड का आत्मा था और वो सनी के बॉडी के अंदर चला जाता है। जो कि पीछे से सनी का पिताजी कहता है अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ऐसा ही सही, तुम मेरे बेटे के आत्मा को दफा नहीं कर सकते बल्कि मैं तुम्हें वहाँ पर कैद करने वाला हूँ। फॉरबिडन मैजिक सोल बाइंडिंग सीलिंग टेक्निक एक्टिवेटेड। भाई सॉर्ड मास्टर कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे को एक कमजोर सी बॉडी के अंदर कैद
हद कर लोगे, मैं तुम्हारे बच्चे के बॉडी को फाड़ कर निकल आऊंगा। भाई उसका पिताजी कहता है नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मेरे लड़के का बॉडी कोई नॉर्मल सा बॉडी नहीं है, ये असल में एक सॉर्ड बॉडी है। और दिखाया जाता है वो डीमन सॉर्ड का स्पिरिट सनी के अंदर कैद हो जाता है और उसका पूरा ताकत सनी के अंदर चला आता है। भाई अभी के टाइम सनी उसी सॉर्ड स्पिरिट को एक्टिव करने का कोशिश कर रहा था। सनी गुस्से के साथ कहता है मैं अपना एक फैमिली को खो दिया हूँ, अब मैं अपने और कोई भी फैमिली मेंबर को खोने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसी के साथ वो बहुत ही स्पीड के साथ उठकर खड़ा होता है और उन दोनों एसेसिन के ऊपर हमला कर देता है और वो दोनों एसेसिन वहां से सीधा जाकर पहाड़ के साथ टकराता है। भाई वो दोनों एसेसिन पूरी तरीके से हैरान हो गया था, उनके मुंह से बॉडी से खून निकल चुका था और इसी के साथ इन दोनों का लाइफ का यही पर एंड होता है। दिखाया जाता है सनी बहुत ही ज्यादा ही खौफनाक लग रहा था। वो पीछे घूमते हुए बाकी के तीनों एसेसिन को देखता है और अपने हाथ के ऊपर सॉर्ड ऑरा को एक्टिव करता है और कहता है मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला था, पर तुम लोगों ने मेरे को मजबूर कर दिया है। सॉर्ड बॉडी एक्टिवेटेड। उसके साथ सनी का सॉर्ड बॉडी एक्टिव हो जाता है और उसके हाथ के साइड में सॉर्ड के ऊपर अपने ऑरा को भेजता है और वो सीधा सनी के हाथ में आकर पहुंचता है और वो उन तीनों एसेसिन के ऊपर हमला कर देता है। भाई वो मार्क्स वाला एसेसिन मन में सोच रहा था इसका ताकत पहले से बहुत गुना बढ़ चुका है, ये पूरी तरीके से एक नया इंसान बन चुका है, मेरे को नहीं लगता मैं इसे रोक सकता हूँ। और वो अपने पैर के ऊपर पूरा प्रेशर को रिलीज करते हुए वहां से भागने लगता है और वो उस शॉर्ट स्ट्राइक को भी डॉज कर लेता है। भाई पीछे से सनी भी उड़ते हुए उसे फॉलो करना स्टार्ट करता है और वहां से वो एक बहुत ही खतरनाक सा शॉर्ट स्ट्राइक करता है जो कि सीधा जाकर मास्क वाले एसेसिन के साथ टकराता है और दिखाया जाता है वो तलवार आकर उस मास्क को दो टुकड़ों में बांट देता है, जबकि वो एसेसिन वहां से एक चार्म को यूज कर भाग जाता है। तभी दिखाया जाता है पीछे से और एक एसेसिन को जो कि छुपके से अपनी क्यूआ एनर्जी को गैदर कर रहा था और वो कहता है मैं मरने के साथ साथ तुम्हें भी लेकर जाऊंगा और वो उस क्यूआ एनर्जी के साथ उस नीडल को फेंक देता है। वो नीडल सीधा जाकर सनी से टकराने ही वाला था, बट पीछे से और एक तलवार आता है जो कि उस नीडल को रोकने में सक्षम होता है और ये और कोई नहीं बल्कि जॉनी था। वो खड़ा होने का कोशिश करता है। सनी बहुत ही फुर्ती के साथ जॉनी के पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि तुम अभी तक जिंदा हो। और हमें दिखाया जाता है जॉनी अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करते हुए अपने दिल के ऊपर जो छेद हो चुका था उसे धीरे धीरे रिपेयर करता है अपने मेडिटेशन वगैरह का इस्तेमाल कर और वहाँ का जो पॉइजन था वो धीरे धीरे उसके बॉडी से निकल जाता है और वो रिकवर कर जाता है। वो धीरे से कहता है हाँ मैं अभी तक ठीक हूँ, क्योंकि वो चोट उतना भी ज्यादा गहरा नहीं था। और सनी फिर पीछे घूमते हुए उस एसेसिन की तरफ देखता है। वो एसेसिन मन में कहता है माँ मैं घर जाना चाहता हूँ। और तभी उनके पीछे से कोई खड़ा होता है और ये असल में एक डिमोनिक पावर था और ये असल में वही चार्म लगाया हुआ डिमोनिक एसेसिन था। उसका साइज अब पहले से भी बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। सनी भी इसे नोटिस करता है और वो मन में सोचता है ये आदमी तो मर गया था, ये फिर से कैसे जिंदा हो सकता है। भाई वो दूसरा एसेसिन जल्दी से दीवार से जंप करते हुए उस बड़े एसेसिन के पास आता है और वो कहता है कि तुम अभी भी जिंदा हो, मेरे को हेल्प करो इन दोनों कमीनों को खत्म करने में। और वो मन में सोचता है मेरे को बॉस ने पहले ही कहा था हमारे इस ग्रुप का एक सीक्रेट वेपन है, काम के टाइम ही वो बाहर आएगा और लगता है यही वो वेपन है। और जब वो अपने दोस्त के साइड पर जा ही रहा था उसका दोस्त अपने हाथों से उसे पकड़ने का कोशिश करता है और इसे देखकर तो वो पूरी तरीके से हक्का बक्का रह जाता है और दिखाया जाता है वो अपने हाथों से उस एसेसिन को मसल के रख देता है और वो जोर से चीखता है नहीं। और उसी के साथ इसका स्टोरी का यही पर दी एंड होता है। अब इस भयानक दृश्य को देखने के बाद सनी और जॉनी का हालत पूरी तरीके से बिगड़ चुका था। वो डेमन कहता है तुमने मेरे परफेक्ट बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया है और इसके कारण से मैं तुम दोनों को ही खत्म कर दूंगा और तुम्हारे बॉडी को ही छीन लूंगा। और वो बहुत ही तेजी के साथ सनी और जॉनी की तरफ बढ़ता है और तभी साइड में एक व्हाइट कलर का एनर्जी दिखाया जाता है और कोई कहता है वहीं पर रुक जाओ। अब इस पावर को देखने के बाद तो वो घोस्ट भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वहाँ पर एक लड़की शॉर्ट में उड़ते हुए वहाँ पर पहुंचा था और वो कहता है तुम्हारा इतना ज्यादा दुस्साहस, तुम हमारे शांति के नींद सेक्ट आकर इतना ज्यादा हंगामा करो, तुम्हें क्या लगता है तुम कोई बहुत बड़ा तोप हो। और ये असल में और कोई नहीं बल्कि बाइलिंग था। वो बस कहता है मून लाइट इन द वाटर शॉर्ट स्ट्राइक और एक बहुत ही खतरनाक सा शॉर्ट स्ट्राइक वो वही से कर देता है और इसका ताकत हद से ज्यादा पावरफुल था। फिर दिखाया जाता है एक ही स्ट्राइक के साथ वहाँ पर रात से दिन हो जाता है और वो उसके पास पहुंचकर फॉलिंग स्लो प्लम ब्लॉसम शॉर्ट स्ट्राइक करता है जो कि बहुत ही ज्यादा ही तेज था और इसी के साथ इसका भी कहानी खत्म हो जाता है। वो धीरे धीरे वहाँ से मिट जाता है। भाई जॉनी तो पूरी तरीके से हक्का वक्का हो जाता है। वो कहता है क्या सीनियर सिस्टर बाइलिंग इतना ज्यादा ताकतवर है। और इसे देखकर तो सनी भी पूरी तरीके से हक्का वक्का हो गया था क्योंकि उसे भी इसके बारे में नहीं पता था। और जैसे कि चोर भागने के बाद पुलिस आता है वैसे ही यहाँ के गार्ड भी यहाँ पर पहुंच गए थे। वो अपने बैच को दिखाते हुए कहता है हम लोग बीस्ट माउंटेन के पेट्रोलिंग टीम से हैं और तुम दोनों को अरेस्ट करा जाता है हमारे सेक्ट के रूल को तोड़ने के कारण से। भाई सनी उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है हम लोग अच्छे लोग हैं, बुरा लोग तो कुछ टाइम पहले
यहाँ पर आए थे। वही वो दोनों कहते हैं नहीं, तुम लोगों को हमारे साथ जाना पड़ेगा और लॉ एंड एनफोर्समेंट के एल्डर जो डिसाइड करेंगे वही होगा। भाई बाइलिंग आगे आती हुई कहती है जॉनी क्या तुम ठीक हो? भाई जॉनी उसकी तरफ देखते हुए कहता है हाँ सनी ने मेरे को बचा लिया। और लिंक कहती है अच्छा ऐसी रिस्की काम कभी मत करना, और अगर करना भी तो मेरे को बताकर करना, मैं तुम्हारा एल्डर सिस्टर हूँ। भाई दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। सनी मन में कहता है लिंक तुमने साहब से कुछ गलती कर दी, यहाँ पर वो नहीं बल्कि मैं ठीक नहीं हूँ। और उसके साथ सनी के मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलता है और वो वहीं पर गिरकर अपना होश खो बैठता है। और दोस्तों यहाँ तक एक्सप्लेन करने के बाद ना मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि हमारा यहाँ का हीरो कौन है, सनी है या फिर जॉनी है। अगर तुम भी हो तो नीचे कमेंट करो। अब सनी कहता है बाइलिंग मैं मरने के पहले कुछ बातें तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। मैं बहुत टाइम से तुम्हें कहना चाहता था बट कभी कह नहीं पाया। और वो 3 लफ्ज़ कह देता है, जिसके बाद लिंक बहुत ही गुस्से के साथ उसके चेहरे में एक बहुत ही खतरनाक सा पंच कर देता है। इससे उसका चेहरे का नक्शा ही बदल जाता है। फिर वो गार्ड की तरफ देखते हुए कहती है इसे पकड़ो, और यहाँ पर जो भी हुआ है तुम लोगों ने ये कुछ भी नहीं देखा, ठीक है ना? मैं स्टोरेज रिंग को पकड़ते हुए गार्ड मन में सोचता है मैं अभी जब इसे डांटने वाला था तभी इसने मेरे हाथ में ये थमा दिया। अच्छा फिर हम लोगों ने कुछ भी नहीं देखा, ये तो उन गुंडों लोगों ने किया था। और वो सनी को उठाते हुए वहां से ले जाने लगता है, जबकि सनी एक बार कहता है मैं अभी तक मना नहीं हूँ। और लिंक जॉनी के पास आते हुए कहता है जॉनी तुम बहुत ही ज्यादा ही इंज्योर्ड हो चुके हो, ये दवा ले लो, इससे तुम जल्दी रिकवर कर जाओगे। जॉनी उस पैकेट को लेता है और उसके अंदर 2 पिल्स थे और जॉनी समझ जाता है इनमें से एक उसका है और दूसरा जरूर से सनी के लिए होगा, बट वो उसे आमने सामने नहीं दे सकती। कुछ टाइम के बाद सॉर्ड में चढ़ते हुए वो लॉ एंड एनफोर्समेंट हॉल पर पहुंच जाते हैं। सनी को वहां पर स्ट्रेचर में ले आया गया था और जॉनी इस हॉल को देखने के बाद पूरी तरीके से शॉक हो गया था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ही बड़ा था। भाई एक गार्ड मन में सोचता है ये तो हमारे कंट्री का रिचेस्ट बम्बानी फैमिली का ग्रैंडसन है और इसके अलावा हमारे सेक्टर के स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर का 3rd डिसाइपल, बट क्यों ये देखने में इतना ज्यादा कमजोर है? मैंने तो कभी इसे देखा तक नहीं था, पता नहीं इनके साथ क्या होगा। मेरी दरवाजा खुलता है और एक लड़का बाहर आते ही लिंक को देखते हुए कहता है अभी बहुत ज्यादा देर हो चुका है, अभी तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। फिर वो पेट्रोल टीम के डिसाइपल्स और हथकड़ी स्ट्रेचर सभी को देखने के बाद पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और लिंक कहती है हम लोग एल्डर गू के साथ बात करना चाहते हैं, हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि हम लोग रिपोर्ट करना चाहते हैं। कुछ टाइम के बाद एल्डर गू वहां पर पहुंचता है और ये असल में वही बंदा था जिसने जॉनी के बॉडी के अंदर से ऑटो मेरिडियन को चेक किया था। वो अंदर आते ही उन सभी को देखता है और कहता है तुम लोग इतना ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड कैसे हो गए, यहाँ पर क्या हुआ था? और लिंक सभी चीजों के बारे में उन्हें एक्सप्लेन कर देता है कि वहाँ पर एसेसिन्स आए थे और उन लोगों के ऊपर हमला हुआ था। और तभी सनी का थोड़ा सा सेंस आता है और वो कहता है जॉनी के ऊपर जो अटैक हुआ था उसे मैंने कैंसिल नहीं कर पाया था और इसके कारण से वो भी इंजर्ड हो चुका था। भाई बाय बहुत ही जोर से चीखने लगता है कि उसने बहुत बार उन लोगों को मना किया था कि सेट के रूल्स को ना तोड़ने के लिए और उस पीछे वाली पहाड़ी पर ना जाने के लिए, बट ये लोग सुनते कहाँ हैं। फिर वो जॉनी को कहता है जल्दी से जल्दी अंदर जाओ, हम तुम्हें हील करने वाले हैं। भाई पीछे सनी का हालत खराब हो गया था क्योंकि वहाँ पर उसके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। भाई वो पेट्रोल के डिसाइपल मन ही मन सोच रहा था आज बहुत ज्यादा मजा देखने को मिलेगा, बट एल्डर कुकर असिस्टेंट उनके हथकड़ी को खोलकर उन्हें पेट्रोलिंग डिसाइपल को दे देता है और कहता है तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। और इससे वो दोनों बहुत ही ज्यादा ही हताश होते हैं। कुछ टाइम के बाद एक हॉल से जोर जोर से चीख निकल रहा था जबकि उसके दरवाजे के बाहर से एक लड़की चलती हुई जा रही थी और ये चीख असल में सनी का था। सनी कहता है सर थोड़ा सा आराम से, आप मेरे साथ बहुत ही ज्यादा ही हार्श कर रहे हैं। भाई एल्डर कहता है मैंने तुम्हें कहा था वहाँ पर ना जाने के लिए, अब तुम्हें तो इस सजा भुगतना ही पड़ेगा। और ऐसे ही जब वो लोग तमाशा कर ही रहे थे वो बाहर वाली लड़की घर के अंदर पहुंच जाता है और सनी कहता है हम लोग वहाँ पर गए थे क्योंकि जॉनी को कुछ टास्क दिया गया था और इसीलिए मैं उसे हेल्प करने के लिए गया था। मेरे टीचर कहता है अच्छा बट इतने रात को कौन सी ऐसी टास्क था जिसके बारे में मेरे को भी नहीं पता। और पीछे से वो लड़की धीरे धीरे हंस रही थी और वो कहती है सनी तुम्हारा एक्सक्यूज बहुत ही ज्यादा ही कमजोर है, तुम्हें और थोड़ा दिमाग लगना चाहिए। एक बिगिनर स्टूडेंट को कभी भी कोई भी मिशन दिया ही नहीं जाता। भाई सनी जॉनी को कहता है कि ये लड़की असल में एल्डर गू का ही ग्रैंड डॉटर है और ये बहुत ही ज्यादा ही ताकतवर है, बस 14 साल की उम्र पर, और वो बहुत ही ज्यादा मोटी है। और इसी कारण से सनी जॉनी को अलर्ट कर देता है कि इसे किसी भी हालत में ऑफेंड ना करने के लिए। और फिर वो लड़की बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लगता है जॉनी से और जॉनी इससे धीरे धीरे पकने लगता है। और इतने क्वेश्चन करने के बाद
वो फाइनली जॉनी को कहता है मिस्टीरियस रिलम के दरवाजा कुछ ही दिनों के बाद ओपन होने वाला है और वहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिफैक्ट के साथ साथ मार्शल आर्ट भी मिलेगा। अगर तुम इतना ही ज्यादा कमजोर रह जाओगे तो वहाँ पर जाने के बाद कोई भी चीज तुम्हें नसीब नहीं होगा और इसी कारण से मिस्टीरियस रिलम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और तुम इस तरीके से अपने टीचर के नाम को कलंकित नहीं कर सकते। वैसे तुम्हारा चीप मेरे लिए बहुत ही ज्यादा ही काइंड है, तुम्हें भी वहाँ पर जाना पड़ेगा। भाई पीछे से एल्डर गू कहता है क्विंक भाई भाई रुक जाओ, और क्विंक रोते हुए कहती है ग्रैंडपा मैं तो इसे समझा रहा था जिससे कि वो और भी ज्यादा ट्रेनिंग करे और अपने आप को और ज्यादा ताकतवर बनाए। भाई एल्डर गू इसका जवाब ना देते हुए साइड में दवाई को रखता है और कहता है अच्छा हील का प्रॉब्लम तो ठीक है बट क्वेश्चन तो ये है कि तुम लोगों को हमारे सेक्ट के अंदर असैसिनेट करने का कोशिश कौन किया था। मैं इसका जड़ तक पहुंच कर रहूंगा। और उसके गुस्से के कारण से वो दवाई का पॉट टूटने लगता है और वो मेडिसिन को अंदर डालते हुए लिंक को ऑर्डर देता है कि तुम क्वीन को लेकर मेडिसिन वैली पर जाओ और सनी के लिए कुछ मेडिसिन लेकर यहाँ पर पहुंचो। लिंक और क्वीन वहाँ से निकल जाती है जबकि एल्डर कू कहता है चलो यहाँ से सारी लड़की चली गई है तो अब तुम्हारे बॉडी को चेक करने का बारी आ चुका है। और वो जॉनी के ड्रेस को खोलने लगता है और उसके चोटों को देखने लगता है। फिर एल्डर को पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और वो कहता है सनी ने कहा कि तुम्हारे दिल के पास से एक निडल गया था, चोट कहाँ पर है। और इससे जॉनी भी हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर कोई भी निशान तक नहीं था और सनी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। जॉनी कहता है ऐसा हो सकता है क्योंकि बायलिंग ने मेरे को एक मेडिसिन दिया था। और इसे देखने के बाद एल्डर कहता है ये तो लाइफ सेविंग पिल्स है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है, चलो दूसरा पिल तुम सनी को दे दो क्योंकि उसका हालत सच में बहुत ही ज्यादा खराब है। कुछ दिनों के बाद जॉनी और सनी को वहाँ से छोड़ दिया जाता है और वो लोग फिर से अपने घर पर पहुँचने के बाद कल्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है और ऐसे ही दिन धीरे धीरे बीतने लगता है। बट एक दिन सेट के ऊपर बहुत सारे तलवार उड़ रहे थे। एक टेबल में तीनों बंदे बैठकर कुछ डिस्कस कर रहे थे। एक बंदा कहता है तो तुमने क्या सच्चाई पाई, वो एसेसिन्स यहाँ पर क्यों आए थे, चलो मेरे कुछ सारी चीज के बारे में बताओ, वहाँ पर क्या क्या हुआ था। और यह असल में चीफ एल्डर जाओ टोंगहाई था। वो सामने एक चीज को ढकते हुए कहता है 5 बैम्बू। वहीं उसके सामने और एक एल्डर था और ये है सेकंड एल्डर झाओ जेंगजी। वो कहता है वहाँ पर टोटल 5 एसेसिन आए थे और हमें पता नहीं इन सभी के पीछे कौन छुप के इस सभी काम करा रहा है और मेरा पंख निकला है। फिर तीसरे एल्डर को दिखाया जाता है, इसका नाम लैंगजी है। वो कहती है मेरा कैरेक्टर 2 निकला है। अभी के टाइम सनी कैसा है। और वहाँ पर लॉ एंड एनफोर्समेंट एल्डर गु युआन भी था। वो कहता है हाँ अभी के टाइम वो काफी ठीक है, मैंने उसे और 2 दिन के लिए वहाँ पर रेस्ट लेने के लिए कह दिया है। और मेरा रेड ड्रैगन निकला है। चीफ एल्डर कहता है उनका इतना ज्यादा दुस्साहस, वो लोग हमारी शांति के नींद सेक्ट पर एसेसिन भेजे, लगता है वो लोग हमारे पावर के बारे में भूल चुके हैं। तभी वो लड़की एल्डर कहता है अरे जल्दी जल्दी अब तुम्हारी बारी है। और एल्डर फिर से अपना चाल देता है। मैं सेकंड एल्डर कहता है लगता है और ज्यादा दिनों तक हम लोग सनी के शॉर्ट बॉडी को छुपाए नहीं रख सकते। तभी एल्डर गू कहता है मेरे को लगता है जो अटैक हुआ था वो असल में जॉनी के ऊपर हुआ था और पिछले टाइम उसके ऊपर जो अटैक हुआ था लगता है उनके साथ इस बार का कोई ना कोई रिलेशन तो जरूर से होगा। और मेरे को हमेशा लगता है इस जॉनी के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो जरूर से है। तभी थर्ड एल्डर हंसती हुई कहती है फर्स्ट एल्डर तुम्हें क्या नहीं लगता कि इस जॉनी के पास भी कोई ना कोई 8 होली बॉडी में से एक है। बट फर्स्ट एल्डर इसमें विश्वास नहीं करता और वो कहता है तुम्हें क्या लगता है ये इतना ज्यादा आसान है किसी के पास होली बॉडी आ जाएगा। और हाथ को टेबल में पटकते हुए कहता है मैं इसे जरूर से इन्वेस्टिगेट करूंगा और इसके जड़ तक पहुंच के रहूंगा। और तभी थर्ड एल्डर हंसती हुई कहती है अभी तो तुम भूल जाओ, इस बार का गेम मैं जीत गई तो ये सारा पैसा मेरा हुआ। भाई वो तीनों एल्डर घबरा जाते हैं। शिफ्ट होता है जॉनी की तरफ। वो बेड पर सो रहा था और मन में सोच रहा था मैं इन एसेसिन से बचने के लिए ही इस सेक्ट के अंदर आया हूँ। बट मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि वो लोग यहाँ तक भी पहुँच जाएंगे। और इस बार के जो एसेसिन थे वो कोई नॉर्मल एसेसिन नहीं थे, बट मैं भी तो एक मार्शल आर्टिस्ट बन रहा हूँ। मैं इस तरीके से बैठ के नहीं रह सकता, मेरे को जल्द से जल्द इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो बाहर निकालना ही पड़ेगा। मैं इस साइड में सनी भी सो रहा था और अनाप शनाप बक रहा था। जॉनी उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराता है और मन में सोचता है जब पहली बार इसके साथ मेरा मुलाकात हुआ था मेरे को लगा था ये एक बुरा आदमी है। लड़कियां इनके पीछे भागती थी और ये हर जगह बस गली गलियों में भागता रहता था। बट मैं जब उस फाइट के अंदर उसे देखा मेरा पूरा नजरिया ही बदल गया। और अभी के टाइम सनी मेरे साथ रह रहा है मेरे को उन बुरे आदमी से प्रोटेक्ट करने के लिए। और अपनी मुट्ठी को वो टाइट करते हुए वहाँ से नीचे उतरने लगता है और कहता है मेरे को और ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। बट तभी सनी का नींद टूट जाता है और वो जॉनी की तरफ देखते हुए कहता है अभी तो सुबह भी नहीं हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो। बट वो कुछ देखकर पूरी
तरीके से शॉक हो जाता है क्योंकि जॉनी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिव कर रखा था और वो अंदर ही अंदर रोते हुए पूछता है, जॉनी मेरे को बताओ हमारे फॉर्मूला को किस लेवल तक मास्टर कर पाए हो, 4 या फिर 5? बट जॉनी कहता है नहीं 7 लेवल तक। इसे सनी के मुंह से खून निकल जाता है और वो कहता है क्या 7 लेवल तक? जॉनी कहता है हाँ, वैसे कि तुम ठीक हो, तुम्हें भी बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है, उठने की कोई भी जरूरत नहीं है, सो जाओ। भाई सनी का तो हालात खराब था। वो कहता है 7 लेवल भी खराब नहीं है, बट तुम्हें और भी ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा क्योंकि मिस्टीरियस रियलम बहुत ही जल्द ओपन होने वाला है। सारे डिसाइपल वहाँ पर जाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तभी जॉनी को याद आता है क्विंग ने इन सारी चीजों के बारे में उसे पहले ही बता दिया था। वो सनी के पास आते हुए उसे हिलाते हुए कहता है मेरे को बताओ उस मिस्टीरियस रियलम में क्या है, वहाँ पर क्या होता है? अब सनी कहना स्टार्ट करता है मिस्टीरियस रियलम हमारे सेक्ट से 11 माइल्स दूर है। ये हमारे सेक्ट का एक बहुत ही स्पेशल जगह है। वो पहाड़ी के चोटी के ऊपर है और वहाँ पर बहुत सारे खजाने, मार्शल आर्ट, सीक्रेट, मिराकुलस मेडिसिन, फ्रूट्स एंड पिल्स छुपाए गए हैं और वहाँ का जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसी के लिए बहुत सारे सेक्ट हमसे चलते हैं और बहुत बार तो हमारे सेक्ट के साथ उनका युद्ध भी हो चुके हैं। बट हमेशा हमारे सेक्टर के जो एल्डर हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा ही ताकतवर हैं, इसलिए हम लोग जीत जाते हैं। और ये मिस्टीरियस रियलम हर साल बस एक बार के लिए ओपन होता है क्योंकि सारे एल्डर्स मिलकर उसके एनर्जी लीकेज को बंद करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए सील कर दिया है, जिससे कि फ्यूचर में जाकर और कोई यहाँ पर हमला ना बोल दे। और हर बार इस मिस्टीरियस रियलम के अंदर टोटल 30 लोग जा सकते हैं और अभी के टाइम सारे एल्डर्स मिलकर बच्चे को चूज करते हैं कि कौन मिस्टीरियस रियलम के अंदर जाने का काबिल बन सकता है और इसे कहा जाता है प्रीलिमिनरी स्क्रैम्बल। यहाँ पर एक छोटा सा कंपटीशन को आयोजित किया जाता है जहाँ पर सारे डिसाइपल्स एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं और उसी के बाद वहाँ से टॉप के बच्चे को चूज करा जाता है। इसके अलावा सारे सेक्ट मास्टर के जो डिसाइपल्स होते हैं वो भी अपनी तरफ से कुछ लोगों को भेज सकता है। बट इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि सेकेंड एल्डर का जो डिसाइपल है कॉन्ग हेन, उसे सारे एल्डर्स के जो भी डिसाइपल्स हैं उनका चीफ कहा जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और उसे हमेशा मिस्टीरियस रियलम पर जाने का मौका दिया जाता है। और हमारे मास्टर हमेशा एल्डर गू का जो ग्रैंड डॉटर है क्विंग उसे ही चूज करता है। बट इस बार साहिब से और तभी दरवाजे में किसी का दस्तखत होता है और इसे सुनने के बाद सनी का चेहरा फीकी पड़ जाती है। बाहर से आवाज आता है कि घर के अंदर सनी है। जॉनी दरवाजे के पास आता है और उसे खोलता है। वहाँ पर क्विंग थी। क्विंग कहती है क्या सनी यहाँ पर है? ग्रैंडपा ने इस बार यार फाइनल में उसे मेरी जगह जाने के लिए चूज करा है। जॉनी साइड में बेड की तरफ देखते हुए कहता है हाँ सनी वहाँ पर, बट सनी चादर में लिपट कर कांप रहा था और जॉनी भी इसे नोटिस करते हुए कहता है नहीं वो अभी घर पर नहीं है। बट क्विंग समझ जाती है कि सनी वहीं पर है और वो मन में सोचता है इन दोनों का इतना ज्यादा दुस्साहस, वो हमारे सामने झूठी बात करे, मैं इसे पनिश करूंगा। कल के दोपहर को तुम और सनी मार्शल आर्ट के एरिना पर पहुंच जाना। मैं तुम लोगों का टेस्ट लूंगा। मैं देखूंगा तुम लोगों का क्या इतना ज्यादा औकात है कि तुम मेरी जगह मिस्टीरियस रियलम पर जा सको। और फिर वो वहाँ से हंसती हुई चली जाती है। मेरी जॉनी साइड में सनी की तरफ देखता है क्योंकि वो लोग अभी बहुत ही ज्यादा ट्रबल में था क्योंकि कल के दिन ही इन दोनों को मिलकर क्वीन के साथ फाइट करना है। दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। मार्शल आर्ट एरिना पर जॉनी पहुंच चुका था बट वहाँ पर और कोई भी नहीं था। वो सोचता है अब यहाँ पर कोई भी नहीं है, चल के रहा है। और तभी जॉनी मन में सोचता है कि सनी ने कहा था कि तुम पहले फाइट करने के लिए चले जाओ, मैं थोड़ी बात आता हूँ। और जॉनी जब यही सोच रहा था उसके चेहरे से पसीना आने लगता है क्योंकि ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था क्योंकि वहाँ पर एक फ्लाइंग शॉट आ चुका था और यहाँ पर लिंग और क्वीन थी। क्वीन हंसती हुई कहती है अरे तुम आ चुके हो, काफी इंटरेस्टिंग। और जॉनी वहाँ पर कुछ देखकर उसके नाक से खून निकल रहा था। फिर वो दोनों नीचे उतरते हैं और क्वीन कहती है वैसे यहाँ पर सनी को भी बुलाया गया था, वो कहाँ पर है? जॉनी कहता है वो थोड़ी देर बाद आएगा क्योंकि वो रात को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा था अपने मार्शल आर्ट को, तो अभी के लिए वो थोड़ा सा टायर्ड है। और तभी लिंग उसके पास आता है और वो कहती है जॉनी मैंने तुम्हें कुछ दिनों से नहीं देखा, मैं देखना चाहूंगा क्या तुमने इस वक्त को कोई कल्टीवेशन में इम्प्रूवमेंट किया है। और उसके हाथ में एक स्पिरिट स्टोन था और जॉनी मन में सोच रहा था मैंने लिंग से पहले ही कह दिया था स्पिरिट स्टोन को ले आने के लिए क्योंकि इस स्टोन के द्वारा किसी के मार्शल पावर को मापा जा सकता है। अगर वो स्टोन उसी के हाथ में नॉर्मल से रह गया तो फिर वो एक नॉर्मल सा मार्शल आर्टिस्ट है, बट अगर वो स्टोन उसके हाथ से उड़ने लगा तो फिर वो एक मार्शल मास्टर है। और जॉनी के हाथ में वो स्टोन दिया जाता है और वो हवा में उड़ने लगता है और वहाँ से काफी ज्यादा एनर्जी लीक कर रहा था। और इसे देखकर तो लिंग और क्वीन पूरी तरीके से सदमे में चली गई थी। और लिंग झूठ से कहती है ये तो हाई लेवल मार्शल आर्टिस्ट है। मैं क्वीन ये तो बस कुछ दिन पहले ही हमारे सेक्ट के अंदर आया है, ये तो इनक्रेडिबल है। और वो पास में आती हुई कहती है ये इम्पॉसिबल है, तुमने जरूर से कोई ना कोई चीटिंग करा है, मैं तुम्हें अपने हाथों से चेक करने वाली हूँ। और उसी के साथ वो अपनी स्पिरिट एनर्जी को जॉनी के अंदर डालता है और वो समझ पाती है ये बस एक हाई लेवल के मार्शल आर्टिस्ट ही नहीं है बल्कि इसने स्पिरिचुअल एनर्जी को इस्तेमाल करके अपने सारे मेडिटेशन को रिफाइन भी कर लिया है। ये किस तरीके का मॉन्स्टर है, ओह माय गॉड। और वो पूरी तरीके से सेक करते हुए निराश होते हुए जमीन में गिर जाता है और मन में सोचता है मेरे को सारे लोग जीनियस कहता है तो मैं इसे क्या कहूँ। मैं जॉनी कहता है क्वीन तुम्हारे साथ
क्या हो गया? मेरे मास्टर ने कहा है मेरा टैलेंट एवरेज है। मेरी लिंग मन में सोचती है, मैं समझ सकता हूँ क्वीन किस तरीके का फील कर रहा है, और अभी तो बस जॉनी ने स्टार्ट ही किया है। और लिंग कुछ टाइम पहले का सीन सोचता है जहाँ पर सनी कल्टीवेट कर रहा था, और तभी लिंग वहाँ पर पहुँचती है। सनी अपनी आंखों को खोलकर कहता है, मैं जब से हमारे इस सेक्ट के अंदर आया हूँ चुपके से मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता था, और तुम तो मेरे से भी ज्यादा, बट लगता है अभी हमारे पास एक गिफ्टेड मार्शल ब्रदर आ चुका है, और हम लोग बहुत ही जल्दी ही हमारे जीनियस का टाइटल उसके पास खोने वाले हैं। जॉनी के साथ हमारा कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं हो सकता। और यही सोचते हुए लिंग पीछे घूम जाती है और कहती है, क्वीन कुछ दिनों के बाद समझ जाएगी कि हमेशा तुमसे भी ज्यादा आउटस्टैंडिंग टैलेंट का कोई ना कोई जरूर से आएगा। और वो अपने शॉट के ऊपर चढ़ते हुए कहती है, क्वीन मैं यहाँ से जाता हूँ, मेरे को और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना है, और तुम्हें जो टेस्ट लेना है तुम भी ले सकते हो। वो दोनों ही लिंग को रोकने की कोशिश करता है, बट वो चली जाती है। फिर जॉनी और क्वीन एक दूसरे की तरफ देखता है, और क्वीन मुंह फिर कर कहता है, मेरी तरफ ऐसे घुर घुर के क्या देख रहे हो? मेरे को भी बहुत ही ज्यादा नारियल का पानी पीने का इच्छा हो रहा है, तो जल्दी से जाओ और मेरे लिए लेकर आओ, और मैं तुम्हें आधा घंटा देता हूँ, यही तुम्हारा टेस्ट है। और जॉनी परेशान हो जाता है और हाँ कहते हुए मन में सोचता है कि सनी ने उसे एक टेक्निक सिखाया था जिसका नाम है ड्रैगन फुटवर्क, और ये एक सेकंड ग्रेड का मार्शल आर्ट है। इसके फर्स्ट ग्रेड में जब कोई दौड़ता है तो लगता है हवा के जैसे वो मूव कर रहा है, जबकि सेकंड लेवल पर पहुंचने के बाद जब कोई दौड़ता है तो उसके पीछे से एक ड्रैगन का टेल निकलता है, और जब कोई थर्ड लेवल तक पहुंच जाता है तो लगता है एक पूरा ड्रैगन ही चलते हुए आगे बढ़ रहा है। और जॉनी इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जल्दी से जल्दी वहां से दौड़ लगाता है मार्केट की तरफ, और वो बहुत ही हाई स्पीड में दौड़ रहा था। और वो मन में सोचता है नारियल के पानी लेने के लिए इस टेक्निक का कोई इस्तेमाल करेगा, इसके बारे में कोई सोची तक नहीं है, बट कोई ना, मेरे को अभी इसे यूज करना ही पड़ेगा। और वो आधे घंटे से बहुत पहले ही जूस को ले आकर एक बैम्बू कप पर डालकर क्वीन के हाथ में थमा देता है, और क्वीन को ना चाहते हुए भी उसे टेस्ट में क्वालिफाई करना पड़ता है। और वो मन में सोचता है इतना जल्दी कोई कैसे ले आ सकता है, लगता है इसने कोई ना कोई चीटिंग तो जरूर से करा है। ठीक है, मैं इसका 2 बार से टेस्ट लूंगी। और वो कहती है, मेरे को बहुत ज्यादा भूख लगा है, मेरे लिए खाना लेकर आओ। जॉनी कहता है, मैं अभी बहुत दूर से इसे लेकर आया हूँ। तो क्वीन अपने दादाजी की तरह गुस्से के साथ कहता है कि तुम अब मेरे आदेशों का उल्लंघन करोगे। और जॉनी को फिर से वहाँ से जाना पड़ता है, और वो दौड़ते हुए जाने लगता है, और उसका ड्रैगन फुटवर्क का लेवल 1 से 2 हो जाता है। इसके कारण से वो जब दौड़ता है उसके पीछे से ड्रैगन का टेल निकल जाता है, और कुछ ही टाइम के अंदर वो फिर से पहुंच जाता है। और इस बार तो वो पहले से भी ज्यादा तेजी से पहुंच चुका था, बट सामने कुछ देखकर वो पूरी तरीके से हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि क्वीन के बॉडी से बहुत ज्यादा ही एविल डार्क माना निकल रहा था, और उसे बहुत ही ज्यादा ही दर्द हो रहा था। वो नीचे गिर जाती है, और इस एनर्जी को महसूस करने के बाद और जॉनी क्वीन के पास जाता है और उससे उसका हालत पूछता है, बट वो एनर्जी उसको पास जाने में रोकता है। क्वीन के मुंह से खून निकलने लगता है, और जॉनी क्वीन के पास धीरे धीरे की वह एनर्जी को कलेक्ट करने के बाद उसे क्वीन के साथ कनेक्ट करता है, और उस एविल एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करता है। दिखाया जाता है वहाँ पर हजारों के तादाद में आत्माएं जैसे कि जॉनी के ऊपर भड़क गए थे और उसके ऊपर गुस्सा उतर रहे थे। अब इसे फील करने के बाद जॉनी का तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पूरी तरीके से शॉक हो गया था और घबराया गया था, और वो अपने ऊपर क्यूआई एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को ठीक करता है। क्वीन चीख कर कहता है, दवाई, मेरे को जल्दी से जल्दी दवाई चाहिए, प्लीज लिंग के पास जाओ, उसके पास इसका दवाई है, उसे जल्दी से जल्दी यहाँ पर लेकर आओ, ये काफी ज्यादा ही टॉक्सिक है। और वो जब खांसता है उसके मुंह से काला खून निकलता है। भाई जॉनी सोचता है क्या है, लिंग के पास जाना पड़ेगा, बट वो तो हमारे सेक्ट के पहाड़ी के पीछे की तरफ भी गया है, उतना दूर तक जाकर फिर से वापस आना, वो भी चलकर, इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और तब तक तो अब मर भी सकती है। बट क्वीन उसी हालत में खांसते हुए कहता है, प्लीज जाओ, बस यही रास्ता है, क्योंकि मेरे दादाजी इससे भी काफी ज्यादा दूर रहते हैं। भाई जॉनी हाथ छोड़ते हुए क्वीन की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और वो कहता है, मैं तुम्हारी विल एनर्जी को ठीक करने में मदद करूंगा। बट क्वीन कहती है, नहीं, क्या तुम पागल हो चुके हो, अगर तुम इसका कोशिश भी करे तो तुम इस पावर को संभाल नहीं पाओगे और तुम मर जाओगे। भाई जॉनी हंसते हुए कहता है, मैं पहले बहुत बार मौत के मुंह से के वापस आया हूँ। भाई क्वीन उसे अपनी बची कुची पावरों से पास आने से रोकता है, बट जॉनी उसके पास पहुंच जाता है और क्वीन के हाथों को पकड़ लेता है। इसे क्वीन थोड़ा सा गुस्सा होती है, बट जॉनी कहता है, प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। क्वीन अपनी आंखें बंद कर लेता है, और जॉनी उसके दोनों हाथों के बाजू को पकड़ लेता है और अपनी क्यूआ एनर्जी को ट्रांसफर करने लगता है। और दिखाया जाता है वहां से धीरे धीरे ब्लैक फ्लेम दूर जा रहा था, जबकि जॉनी के चेहरे में वो डार्क फ्लेम धीरे धीरे चढ़ने लगता है और क्वीन के बॉडी से धीरे धीरे वो जाने लगता है। कुछ ही टाइम के बाद
दिखाया जाता है क्वीन के पूरे बॉडी से डार्क एनर्जी बाहर निकल जाता है और धीरे धीरे वो अपनी आंखें खोलता है और शॉक होते हुए कहती है क्या मैं रिकवर कर चुका हूँ? ये तो पूरी तरीके से अनबिलीवेबल है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये क्या मेरा कपड़े भीग गया है? और वो थोड़ा सा शर्मा के पीछे घूमते हुए जॉनी को पूछता है आपका बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद, आपने मेरी टॉक्सिन को रिमूव कर दिया। बट वो जब पीछे घूमती है दिखाया जाता है जॉनी के बॉडी के ऊपर वो पूरा डार्क एविल टॉक्सिन एनर्जी चढ़ गया था और इसे देखकर क्वीन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और वो दौड़ते हुए उसके पास आती है। बट जॉनी किसी डार्क वर्ल्ड पर पहुंच गया था। अब दोस्तों इसके बाद क्या होगा कि जॉनी इस डार्क एनर्जी से अपने आप से बाहर निकल आ पाएगा या फिर ये डार्क एनर्जी उसका कोई नया पावर बन जाएगा, जानेंगे हम लोग बट नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अब से स्टोरी थोड़ा जल्दी जल्दी आएगा तो इसका टेंशन मत लो और ये पूरा सीरीज हम लोग बाजी यानी 2.0 पर ही खत्म करने वाले हैं, तो तुम्हें जंपिंग चपक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और उस चैनल में कोरियन सीरीज स्टार्ट होगा, तुम लोग उसे भी देखते रहना क्योंकि उसका जो स्टोरी है वो बहुत ही ज्यादा ही चुम्बेसरी है। तो वीडियो अच्छा लगे तो जैसे लाइक कर देना, सीरीज के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर देना और जरूर से एक कमेंट छोड़कर जाना, इससे वीडियो का रीच थोड़ा सा बढ़ जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।